नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारे ये खास शो न्यूज एट 10। तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से डालेंगे हम नजर और इस पूरे दौरान हमारे साथ हमारे कई संवाददाता जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से, जिनसे विस्तार से जानेंगे हम उस खबर की अपडेट। लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन की चेतावनी। पंजाब में किसानों के बंद के आह्वान की वजह से ट्रेनें और सड़क यातायात प्रभावित। पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। व्यापारी संगठनों ने बनाई दूरी। इसरो के स्पेसएक्स मिशन की लॉन्चिंग आज। अंतरिक्ष में डॉकिंग परीक्षण करने वाला चौथा देश बनेगा भारत। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की उम्र में निधन। जो बाइडेन समेत कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। क्रिकेट में मेलबर्न टेस्ट के अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 340 रन का दिया लक्ष्य। दूसरी पारी में शुरुआती झटकों के बाद जायसवाल के अर्धशतक से संभली भारतीय पारी। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार जिस तरह से बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड बारिश, उससे पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत में ठिठुरन बढ़ गई है। सर्दी के साथ ही कोहरा भी अपना सितम ढा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में घने कोहरे के साथ कई हिस्सों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट इसमें दर्ज हो सकती है। आज उत्तर पश्चिम भारत के कुछ एक हिस्सों में शीतलहर की भी संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि अगले 5 दिन के दौरान उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस और अगले 3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की इसमें गिरावट दर्ज हो सकती है। साथ ही साथ अगले 5 दिन के दौरान मध्य भारत में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के अलग अलग इलाकों में आज और कल शीतलहर चलने की भी आशंका जताई जा रही है। तो मौसम विभाग ने कई जगह पर अलर्ट जारी किया है। वहीं सैलानियों के लिए अगर देखा जाए तो ये बर्फबारी जो है वो किसी सौगात से कम साबित नहीं हो रही है। पहाड़ों पर जो घूमने गए हुए हैं सैलानी, उनके इससे चेहरे खिल उठे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है। आई थिंक अराउंड -2 या -3 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। बहुत सुंदर लग रहा है। ऑल्दो हम लोग दिल्ली से आए ऑल द वे, तो हमारे लिए काफ़ी रेयर है। स्नोई एरियाज इज़ अ साइट फॉर अस एंड ऐसा लग रहा है कि किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री आ गए हैं, लाइक फिनलैंड और नॉर्वे, एंड आई रियली लव द साइट। आई लव इट। मेरा एक फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे 5-6 टाइम आ चुकी है। एवरी ईयर आई कम हियर एंड आई थिंक यहाँ की जो वाइब है ना, दैट रिफ्लेक्ट्स समथिंग डिफरेंट। एंड वही हर बार यहाँ के लोग, यहाँ की जो मतलब सुंदरता है वो बाकी कंट्री से ज़्यादा अच्छी है कि हम बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल ना करके अपने इंडिया में ही ट्रैवल करते हैं एंड दैट डिफरेंशिएट्स अ लॉट। सो उसकी वजह से आई कम एवरी ईयर, लाइक एवरी ईयर। अभी भी मैं जुलाई में आई थी, मैं फिर से आई हूँ। एंड अभी हम लोग जम्मू में 2 दिन से फंसे हुए थे। उसके बाद हमने वेट किया कि हम घर नहीं गए, हमने वेट किया कि विल कम हियर बिकॉज इट विल बी वर्थ। प्राधिकरण ने चमोली जिले के लिए आज शाम 5 बजे तक के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हिमस्खलन के ऑरेंज अलर्ट का लेवल 3 जारी किया है। इस चेतावनी के बाद चमोली जिलाधिकारी ने इलाके में रह रहे लोगों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और भारी बर्फबारी और गिरते पारे के बीच जहां आम इंसान घर में रहने के बहाने खोजता है, तो वहीं भारतीय सेना के जवान इस मौसम में भी देश की सीमा पर
डटे रहते हैं। आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके के ऊंचाई वाले और भारी बर्फबारी वाले इलाके में किस प्रकार भारतीय सेना के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। और इसके साथ ही भारतीय सेना के जवान दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखिए दिल्ली के कर्तव्य पथ से परेड की तैयारियों की सुबह सुबह की जो खास तस्वीरें हैं। तो ये दिल्ली के कर्तव्य पथ की तस्वीरें, परेड की तैयारियों में जुटे, गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हमारे सेना के जवान। राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों हुई बारिश से ठंड इस समय जरूर बढ़ गई है, लेकिन इससे कुछ देर के लिए प्रदूषण पर लगाम भी लगी है। राजधानी में बारिश होने से वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार दर्ज हुआ था। आज सुबह 6 बजे राजधानी का AQI 183 पर रहा। ये AQI संतोषजनक श्रेणी में आता है। हालांकि दिन के चढ़ते ही AQI में भी इजाफा हो गया है। दिल्ली के नेहरू नगर इलाके का AQI 266 दर्ज किया गया, तो वहीं आनंद विहार और RK पुरम में ये 240 रहा। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में बीते हफ्ते शुक्रवार और शनिवार के बीच तेज बारिश हुई थी और ये बारिश बीते 101 साल में दिसंबर में एक दिन में हुई सर्वाधिक बारिश थी। तो राजधानी दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। दिल्ली में घूमने आए पर्यटकों ने कहा है कि दिल्ली का मौसम और शिमला का मौसम लगभग एक समान लग रहा है। दिल्ली का मौसम शिमला से भी खतरनाक हो रहा है। पहले हमारा मूड शिमला जाने का ही था, बट यहाँ की ठंड देख के हमने सोचा कि पहले दिल्ली घूम लेते हैं। वहाँ की और यहाँ की सर्दी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा हमको। दिल्ली का सर मौसम आज बहुत ठंड है। टेम्परेचर लगभग 17 से 18 डिग्री पर है और बिल्कुल शिमला बना हुआ है दिल्ली आज के दिन। तो ठंड तो बहुत है इस समय। हाँ, अभी कल परसों से वही है। वहीं कड़कड़ाती ठंड के बीच राजधानी में बेघर लोगों के लिए जगह जगह पर रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। सर्दी में लोगों को रैन बसेरे से काफी राहत मिल रही है। तो दिल्ली में भीषण शीतलहर जारी है, लेकिन ये रैन बसेरे बेघरों का आसरा बनकर सामने आए हैं। कड़कड़ाती ठंड से इन रैन बसेरों में लोगों को राहत मिल रही है। और राजधानी दिल्ली में मौसम कैसा है, तो आइए जानते हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता से। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए दिल्ली में मौसम सुहाना हो गया है, पर्यटकों के लिए बेहद खूबसूरत मौसम भी है, लेकिन कई लोगों के लिए जो बेघर हैं उनके लिए मुश्किलें भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे में अभी आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह का आपके पीछे विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, तो किस तरह का मौसम देख रहे हैं, किस तरह की शीतलहर है? पहला देखिए, पहाड़ों पे लगातार हो रही बर्फबारी और राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद जो दिल्ली का जो मौसम है बहुत ही ठंडा हो गया है और जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट है, जिसके मुताबिक आने वाले 3 दिन जो है राजधानी और NCR के लोगों के लिए काफ़ी ठिठुरन भरे हो सकते हैं, क्योंकि जो हवा जो है वो 20 से 25 किलोमीटर की गति से लगातार चल रही है और नए साल यानी कि 1 तारीख के बाद से 25 से और 35 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा चलेगी। तो इसमें लिहाजा जो सर्दी है वो लगातार बढ़ेगी और ठिठुरन भी बढ़ रही है। मैं इस समय राजधानी के कर्तव्य पथ पर हूँ और यहाँ पर लगातार लोग जो है मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं
और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पहाड़ों का मौसम है, जिस तरह से लोग हिल स्टेशन जाते हैं, आज राजधानी जो दिल्ली है उसकी सर्दी को देखकर भी वो यही महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पहलू आपने पूछा कि राजधानी दिल्ली में जब सर्दी बढ़ेगी तो जो ठिठुरन है वो रात में खासी दिक्कतें होती हैं। नंबर एक जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो गाड़ी चलाने वालों के लिए होती है, क्योंकि शाम को 7 बजे से लेके और रात को 10 बजे तक जो कोहरा होता है वो बढ़ता जाता है और लेट नाइट तक वो कोहरा अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो जो इसमें गाड़ी चलाने वालों के लिए काफ़ी सावधानियां बरतने की जरूरत है। और दूसरी तरफ जहां हम बात करें कि जो लोग हैं जो जिनके पास अपना घर नहीं है उनके लिए कुछ अलाव सेंटर्स प्रारंभ किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, राजधानी दिल्ली की तरफ से, जिसके तहत लोग ठंड में ठिठुरन से बच सकते हैं। और जो ठंड में जो अलाव है उसका भी इंतजाम किया गया है। बाकायदा जो स्वयंसेवी संगठन है वो जो है कंबल का वितरण कर रही है जिससे लोगों को सर्दी से बचाया जा सके। इसके अलावा जो भी लोग जो दिल्ली में रात को आते हैं यानी वो प्लेसेस देखें जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन, आनंद विहार या ऐसे कुछ पब्लिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोगों की संख्या ज्यादा होती है, तो वहां पर लगातार अलाव जलाया जा रहा है रात में, जिससे कि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। तो लगातार लोग एक्टिव हैं। लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक आने वाले जो 3 दिन है यानी कि नए साल का जो आगाज है वो ठंड से होगा, ठिठुरन भरी ठंड से होगा और आने वाले 3 दिन बेहद ही सर्दी भरे हो सकते हैं। सहला अमरेंद्र, एक चीज ये भी देखिए, जब बारिश हुई तो लगा सबको कि अब जो है पॉल्यूशन से, प्रदूषण से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और थोड़ी हद तक, कुछ हद तक राहत मिलती हुई भी नजर आई। लेकिन फिर जैसे जैसे अब दिन निकल रहा है तो AQI फिर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में प्रदूषण से राहत मिलने के कुछ आसार? अमरेंद्र, लगता है अमरेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है। आगे फिर उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, दिल्ली NCR में ठंड के बीच नए साल में सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। नोएडा के DCP मनीष मिश्रा ने बताया कि नोएडा में आगामी नववर्ष 2025 को देखते हुए प्रभावी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पूरे नोएडा को 9 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिनमें पुलिस को सादे के साथ साथ वर्दी में भी तैनात किया गया है। उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके दृष्टिगत प्रभावशाली पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। पूरे नोएडा जोन को 9 सेक्टर में विभाजित किया गया है, सब सेक्टर में विभाजित किया गया है। जितने भी हमारे जो महत्वपूर्ण मॉल हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जो हमारे चौराहे हैं, पब है, बार है, महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थान है, उन सब जगहों पर हमारी जो सादे में साथ ही साथ वर्दी में महत्वपूर्ण और वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DT न्यूज। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो आज रात 9:58 पर अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेसडेक्स को लॉन्च करने जा रहा है। इसरो के मिशन में 2 अंतरिक्ष यान चेजर SDX-01 और टारगेट SDX-02 होंगे। इनमें से प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम का है। PSLV C-60 के जरिए इन दोनों अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की सतह से लगभग 470 किलोमीटर ऊपर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस लॉन्चिंग के साथ ही इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है।
इस मिशन के बाद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। ये वो देश हैं जिनके पास बाहरी अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान या उपग्रहों की डॉकिंग करने की क्षमता है। इस मिशन को PSLV C-60 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो का साल 2024 का आखिरी मिशन है। यह मिशन रिसर्च और सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी। और पंजाब के किसानों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया है। इसके कारण दुकानों से लेकर व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे। बंद के कारण 107 ट्रेन रद्द रहेंगी और बस सेवा भी प्रभावित रहेगी। आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों और रेल लाइनों पर चक्का जाम रहेगा। बंद से बचने के लिए पुलिस ने नए रूट भी बनाए हैं। PRTC पंजाब और अन्य राज्यों में 577 रूटों पर बसें चलाता है जो इस दौरान प्रभावित रहेंगी। ये बसें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड को कवर करती हैं। बंद के दौरान सब्जी और दूध की सप्लाई भी बंद रहेगी। हालांकि बंद के दौरान आपातकालीन सेवा में बाधा नहीं डाली जाएगी। पंजाब बंद का फैसला पिछले हफ्ते संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने लिया था। सभी फसलों पर MSP गारंटी समेत मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो किसानों के बंद के आह्वान के कारण गुरदासपुर में लगभग सभी बाजार बंद हैं। दूध और सब्जियों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। गुरदासपुर अमृतसर मार्ग को किसानों ने जाम कर दिया है। बस और रेल परिवहन सुविधाएं भी यहां पर प्रभावित हुई हैं। तो किसान संगठनों का पंजाब बंद आज है और किसान संगठनों ने इस दौरान तमाम जो आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर तमाम चीज़ों को बंद किया हुआ है। मार्गों को जाम किया हुआ है। यातायात सेवा प्रभावित हो रही है। कई ट्रेनें रद्द हैं और जो बस सेवा है वो भी प्रभावित है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं PT परीक्षा के अभ्यर्थियों ने कल जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर समेत 70 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उन पर छात्रों को उकसाने और हंगामा करने का आरोप है। जन स्वराज के नेता जब भीड़ बेकाबू हो गई तो JP गोलंबर के पास भीड़ को छोड़कर निकल गए। दूसरी तरफ माले विधायक संदीप गौरव ने आज बिहार में चक्का जाम का आह्वान किया है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने आंदोलन में सबसे आगे खड़े रहने का दावा किया था वे ही सबसे पहले भाग खड़े हुए हैं। और दिल्ली में फर्जी वोटरों के मुद्दे पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अनीता सिंह के वोट डालने के मामले को लेकर एफिडेविट पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एफिडेविट में अनीता सिंह स्वयं को सुल्तानपुर का वोटर बताती हैं, लेकिन दिल्ली में भी वोट करती हैं, जो कानूनी अपराध है। अब संजय सिंह को तय करना चाहिए कि अपनी पत्नी को और कितना अपमानित करवाना है। और 2016 में लॉन्च किए गए UPI ने कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़कर देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। 2023-24 में UPI के माध्यम से लगभग 200 लाख करोड़ रुपयों का लेन देन हुआ है। आज UPI की पहुंच फ्रांस, UAE, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हुई है। जापान, मॉरिशस और सऊदी अरब जैसे देशों ने भुगतान प्रणाली को अपनाने में अपनी रुचि दिखाई है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता की चमक अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। साल 2016 में जब भारत में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम भीम UPI की शुरुआत की गई तो किसी को भी अंदाज नहीं था कि देश में डिजिटल पेमेंट की दुनिया कैसे बदलने जा रही है। ये सरकार की एजेंसी NPCI के द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसे फिनटेक कंपनियों ने भी इस्तेमाल किया, आम जनता ने भी और बैंकिंग व्यवस्था ने भी। खास बात यह रही कि भारत से पहले किसी भी देश में सरकार की ओर से इस तरह का प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया गया था। डिजिटल पेमेंट्स हैव बिकम ए मास मूवमेंट and a way of life in India
due to UPI. यूपीआई के जरिए साल 2017-18 में 92 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए थे, जो कि साल 2023-24 में बढ़कर के 13,116 करोड़ पर पहुंच गए, यानी 126% ज्यादा। इस साल 15 दिसंबर तक यह आंकड़ा 12,597 करोड़ को पार कर चुका है। साल 2017-18 में यूपीआई के जरिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। साल 2023 तक ये बढ़कर के 200 लाख करोड़ पर पहुंच गया, यानी 138% ज्यादा। इस साल 15 दिसंबर तक यूपीआई भुगतान का मूल्य 179 लाख करोड़ पहुंच चुका है। साल 2023-24 में कुल डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी 70% रही। दिसंबर 2024 तक देश में 45 करोड़ 32 लाख लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीआई संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर और मॉरिशस में भी पूरी तरह से सक्रिय और लाइव है। सीमा पार भुगतान के लिए भारत के यूपीआई को सिंगापुर के पेनाव से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही पेरू दक्षिण अफ्रीका का पहला देश बनने जा रहा है, जहां संपूर्ण त्वरित भुगतान प्रणाली को यूपीआई तकनीक पर आधारित बनाने की योजना है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज व्यापार और उद्योग जगत प्रमुखों के साथ बजट पूर्व परामर्श करेंगी। उम्मीद है कि बैठक के दौरान उद्योग जगत उपभोग बढ़ाने के उपायों पर बल देगा। उपभोग सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा घटक है, जिससे वृद्धि दर को मजबूती मिलती है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारी के लिए निर्यात, व्यापार और उद्योग क्षेत्रों के हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ चौथी प्री बजट परामर्श बैठक की थी। उसकी अध्यक्षता की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 दिसंबर को जैसलमेर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कतर के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्री व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री कतर दौरे पर वहां के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देश राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर सकेंगे। आज का दिन भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय को गर्व से भर देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन यानी कि 30 सितंबर पहली बार 1943 में पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था और इसी दिन इस द्वीप को ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र घोषित किया गया था। मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करके रहूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इन शब्दों ने आज ही के दिन मूर्त रूप लिया था। 30 दिसंबर 1943 को उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था और ये द्वीप ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी शाही सेना ने 23 मार्च 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 6 नवंबर 1943 को टोक्यो में ग्रेटर ईस्ट एशियाटिक नेशंस की सभा में जापानी प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आजाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंप दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद नेताजी ने 29 से 31 दिसंबर 1943 को अंडमान द्वीप समूह का दौरा किया। उनके आगमन पर द्वीपवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को पहली बार भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया और इस द्वीप समूह को औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र घोषित किया। नेताजी ने यहाँ जो तिरंगा फहराया था वो कांग्रेस द्वारा अपनाया गया तिरंगा ही था, जिसके बीच की सफेद पट्टी पर चरखा बना था। 1947 में ब्रिटिश सरकार से मुक्ति के बाद ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। नेताजी द्वारा भारत की धरती पर तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2018 में पोर्ट ब्लेयर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस दिन की याद को संरक्षित करने के लिए यहां फ्लैग पॉइंट पर 150 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। नेताजी के सम्मान में इसी दिन अंडमान और निकोबार के 3 द्वीपों रॉस द्वीप, नील द्वीप
और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। नेताजी द्वारा पहली बार ध्वजारोहण की याद में अब फ्लैग पॉइंट पर हर साल एक समारोह का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल के वर्षों में कार्टर मेलेनोमा सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे। उन्होंने मानवाधिकार समर्थक, वंचितों की आवाज और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई वाले एक नेता के रूप में अपनी वैश्विक पहचान बनाई थी। जिमी कार्टर एक डेमोक्रेट थे जिन्होंने 1976 के अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड को हराने के बाद जनवरी 1977 से जनवरी 1981 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यों और शांति स्थापना के उनके प्रयासों के चलते उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन पर विश्व भर के नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है। ब्रिटेन के शाही परिवार ने जिमी कार्टर को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि वो अपने पीछे शांति और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की विरासत छोड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कार्टर की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे एक सच्चे मानवतावादी थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी उन्हें याद किया। और अब बात खेलों की। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 340 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में दूसरी पारी में भारत की शुरुआत खराब रही। रोहित शर्मा 9 रन बनाकर कमिंस की गेंद पर आउट हुए। लोकेश राहुल को भी कमिंस ने बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। विराट कोहली 5 रन बनाकर स्टॉक का शिकार बने। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच 88 रनों की अच्छी साझेदारी देखने को मिली। यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक पूरा करने में कामयाबी पाई। ऋषभ पंत 30 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।